सो हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से पहले की कहानी 1858 से पहले की कहानी यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो 1857 रिवोल्ट की बात करें तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था ये कहानी हमने 1707 के बाद शुरू करी थी और 1857 तक चलाई थी। इसमें काफ़ी कुछ डेवलपमेंट होता है। अभी तक हमने जितना भी हिस्ट्री पढ़ा तो ये उसके मुकाबले ये जो टाइम पीरियड है 1707 से 1857 काफ़ी कुछ डेवलपमेंट होता है। तो इसमें हमने लेटर मुगल्स देखे थे, फिर उसके बाद हमने रीजनल किंगडम्स देखे थे, फिर हमने देखा था ब्रिटेन के लॉज कौन कौन से आ रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, और एक देखा था यूरोपियंस कौन कौन से आ रहे हैं इस टाइम पे। और इसके अलावा हमने देखा था आपका जो इस टाइम कौन कौन से गवर्नर हो रहे हैं, गवर्नर जनरल हो रहे हैं, और वही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर आगे चल के वही बन जाएंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये सारी बातें हम लोगों ने स्टडी की थी। जब यूरोपियंस आए थे तो यूरोपियंस के साथ बैटल्स हुई थी, इंडियंस की भी हुई थी और उनकी अपनी यूरोपियंस में भी आपस की बैटल्स हुई थी। तो जो इम्पोर्टेंट बैटल है, एक थी बैटल ऑफ प्लासी। ये सारी इंपॉर्टेंट बैटल्स हमने पढ़ी थी। सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी थी, बैटल ऑफ प्लासी। ये कब होती है, 1757 में होती है। ये किस किस के बीच होती है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच। एक हमने पढ़ा था बैटल ऑफ बक्सर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बैटल थी। इसमें तीन राजा थे, एक मुगल्स थे, एक अवध के शुजाउद्दौला और बंगाल से मीर कासिम। ये तीनों किसके अगेंस्ट लड़ेंगे, ब्रिटेन के अगेंस्ट, और हार भी जाएंगे। तो बैटल ऑफ बक्सर 1764। एक बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश थी जो फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच में हुई थी, और इसी वॉन्डी वॉश बैटल के बाद फ्रेंच का सफाया हो गया था। अब इंडिया में टोटल कंट्रोल किसका था, ब्रिटेन का था। तो बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश 760 हुई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स थी जिसके बाद ब्रिटेन और पावरफुल होता चला गया। फिर वहीं हमने पढ़ा था कि ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी उसने सोचा ये ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती जा रही है, तो इसको कंट्रोल करना है, तो इनके लिए कुछ रेगुलेशन लाने पड़ेंगे। तो ये कई सारे कानून लाए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1793 का एक्ट था, फिर चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। तो ये कई सारे एक्ट्स ये लाए और ब्रिटेन की वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। फिर हमने देखा था 1857 का जब टाइम पीरियड आता है तो इंडियंस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, फिर वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट कर देंगे। तो जब रिवोल्ट करेंगे तो हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ा। फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अब एबॉलिश हो जाएगी और ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह इंडिया में डायरेक्ट क्राउन रूल चलेगा, यानी ब्रिटेन की जो कोइन है डायरेक्ट उनका कंट्रोल इंडिया में चलेगा। तो उसके लिए एक कानून पास होता है जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1857। तो पहले उस लॉ को देख लेते हैं, फिर आगे की हम बात शुरू करेंगे। हाँ जी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, इसमें क्या कहा गया था, इसमें सबसे पहला जो आपका काम किया गया था कि जो आपका पोस्ट है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उसको एबॉलिश कर दिया गया है और उसकी जगह एक नई पोस्ट क्रिएट कर दी गई है। यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट अब एबॉलिश कर दी गई है, उसकी जगह एक नई पोस्ट क्रिएट कर दी गई है और वो होगी वाइस रॉय ऑफ इंडिया। यानी अब इंडिया में जो हेड है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं है, वो कौन है, वाइस रॉय ऑफ इंडिया। और जो आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे इसके अंडर में आते थे ना, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, ये सब भी ख़त्म कर दिए गए। ठीक है, अब इसके अंडर में एक वही एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी। इसके अलावा एक नई पोस्ट बनाई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया क्या होगा, ब्रिटेन की पार्लियामेंट का एक मेंबर होगा, यानी ब्रिटेन का एक मंत्री होगा। तो वो किससे कनेक्ट करेगा, वो वाइस रॉय से कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इसका काम क्या रहेगा, ये वाइस रॉय से कनेक्ट रहेगा। यानी अब ब्रिटेन का एक पर्सन तो रहना चाहिए ना जो इंडिया के वाइस रॉय से कनेक्ट रहे, इंडिया की सारी खबर ब्रिटेन तक पहुंचाए।
तो ये काम कौन करेगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या कर रहा है? ब्रिटेन की गवर्नमेंट को वाइसरॉय ऑफ इंडिया से जोड़ रहा है। तो दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो इनके पास पूरी अथॉरिटी थी इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करने की। इधर गवर्नर जनरल हटा के हमने देखा वाइसरॉय बन गया। वाइसरॉय के अंडर में दो काउंसिल्स, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। फिर आगे चल के कुछ ही 3 साल बाद कुछ चेंजेस हो जाते हैं। 1867 इंडियन काउंसिल्स एक्ट आता है। अब ब्रिटेन को लगता है कि इंडियंस को थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा ताकि ऐसा रिवोल्ट दोबारा ना हो। तो अब क्या होगा? वाइसरॉय कुछ इंडियंस को अपनी काउंसिल में जगह देंगे, ठीक है। यानी उनकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, देखिए जो इम्पॉर्टेंट थी ना वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। तो अभी जो पोजीशन है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नहीं देंगे, अभी इंडियंस को कहाँ एंट्री दे रहे हैं? लेजिस्लेटिव। एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इसमें अभी जगह नहीं मिलेगी, आगे मिलेगी। हाँ, लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 लोगों को ऐड कर दिया जाएगा, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव। ये 3 नाम याद रखेंगे क्योंकि ये पूछ लेता है कि पहले 3 इंडियंस कौन हैं जो लेजिस्लेशन में जा रहे हैं, ब्रिटेन के लेजिस्लेटिव असेंबली में जाने वाले पहले 3 इंडियंस कौन हैं। तो वो हैं आपके राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। तो इन तीनों के नाम याद रखेंगे। अब इसके अलावा एक डिसेंट्रलाइजेशन का काम किया गया, क्योंकि जैसे पहले जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे तो वो कैसे बने थे? बंगाल के पहले गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसी को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो भी प्रोविंसेस थी, मद्रास और आपका बॉम्बे, ये सब किसके अंडर में आ गई थी? बंगाल गवर्नर जनरल के अंडर में। और धीरे धीरे आगे चल के जो मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर्स हैं उनसे कानून बनाने की पावर भी छीन ली जाती है। वो सारी पावर किसको दे दी जाती है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। लेकिन अब ये जो 1867 का एक्ट आता है, ये क्या करेगा? प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन को स्टार्ट करेगा। यानी कि मद्रास हो, बॉम्बे हो, इन सारी प्रोविंसेस को क्या देगा? लेजिस्लेटिव पावर देगा, यानी ये अपने कानून खुद बना सकते हैं। और नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनेंगी बंगाल के लिए, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के लिए और पंजाब के लिए। इसके अलावा एक आगे हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी कहते हैं, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 भी कहते हैं, और इसका एक और नाम है मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉडले कौन थे? उस टाइम के हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और मिंटो कौन थे? मिंटो हमारे वाइसरॉय थे। तो मॉडले मिंटो रिफॉर्म के नाम से ये जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया था कि जो आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अभी तक इंडियंस को नहीं लिया गया था, तो इस एक्ट के बाद अब इंडियंस को उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी ले लिया जाएगा। और पहले पर्सन कौन बनेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन करने वाले? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बनेंगे फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। उनको एक लॉ मेंबर बनाया जाएगा। और इससे ज़्यादा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए जाना जाता है कि ये कानून एक सेपरेट इलेक्टोरेट क्रिएट कर देगा। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, जैसे मान लेते हैं कंट्री में 4 इलाके हैं, ए बी सी डी। अब 4 में से डी वाला जो इलाका है वहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो वो क्या करेंगे कि ये डिसाइड कर देंगे कि डी इलाके में जो इलेक्शन के लिए एक मुस्लिम ही खड़ा हो सकता है, एक मुस्लिम ही नॉमिनेट हो सकता है, और कोई पर्सन नहीं नॉमिनेट हो सकता, और एक उस मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम ही वोट दे सकते हैं और कोई वोट नहीं दे सकता। तो इस तरह से एक सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम ये निकालेंगे कि मुस्लिम्स को वोट सिर्फ मुस्लिम्स देंगे और उनको बिल्कुल सेपरेट कर देंगे। यानी काइंड ऑफ अब यहाँ से कम्युनलिज्म की वो पॉलिसीज़ ये लोग स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट का रिप्रेजेंटेशन शुरू हो जाता है मॉडले मिंटो रिफॉर्म से, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909। फिर इसके बाद आगे चल के आप देखेंगे एक आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, 10 साल बाद। उसको कहते हैं मोन्टैग शेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मोन्टैग थे उस टाइम के वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और शेम्सफोर्ड थे उस टाइम के वाइसरॉय। इसमें ये क्या करेंगे? एक दयारकी वाला सिस्टम लाएंगे।
इसमें DRK वाला सिस्टम भी प्रोविंशियल लेवल पे लाएंगे, ठीक है। प्रोविंशियल लेवल पे क्या होगा, कुछ ऐसा सीन होगा जैसे एक तो आपका क्या होता है, वाइसरॉय होता है, और वाइसरॉय के नीचे क्या होते हैं, प्रोविंसेस होते हैं, ठीक है। प्रोविंसेस होते हैं और प्रोविंसेस में कौन होता है, गवर्नर होता है। वाइसरॉय के अंदर क्या होते हैं, प्रोविंसेस होते हैं, और उन प्रोविंसेस का हेड कौन होता है, गवर्नर होता है। और उसके अंडर में भी दो काउंसिल होती हैं, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो कानून बनाने का काम वैसे किसका है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का है, लेकिन ये लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में क्या कर चुके हैं, इंडियंस को ऐड कर चुके हैं। तो ये यहाँ पर क्या खेल खेलेंगे, ये दो पार्ट में बांट देंगे, यानी जो लॉ मेकिंग पावर है उसको दो पार्ट में बांट देंगे। एक होगा ट्रांसफर सब्जेक्ट, एक होगा रिजर्व सब्जेक्ट। यानी जो भी ट्रांसफर सब्जेक्ट के मतलब टॉपिक्स, जो भी सब्जेक्ट ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में आएंगे उन पे लॉ बनाने का पावर किसके पास होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास। और जो भी रिजर्व सब्जेक्ट्स होंगे उन पे लॉ कौन बनाएगा, या तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल या फिर खुद गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही रिजर्व सब्जेक्ट पे काम करेगी। और लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स पे कानून बनाएगी। जैसे कि मान लीजिए ट्रांसफ़र सब्जेक्ट पे कोई नॉर्मल से लॉ हैं, बिजली, पानी, इस तरह के, हेल्थ, एजुकेशन, और रिजर्व सब्जेक्ट में कुछ टफ, कुछ ज़रूरी पावरफुल सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, जैसे पुलिस रिफॉर्म्स वगैरह को लेके हैं, तो उसमें वो सुधारने की पावर लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास नहीं होगी, वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास होगी। तो लॉ बनाने की जो पावर है उसको दो सब्जेक्ट्स में बांट दिया, ट्रांसफ़र सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में कानून लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकता है, और रिजर्व सब्जेक्ट में कानून एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर मिलके बनाएंगे। तो ये कुछ इस तरह का सिस्टम कर दिया था, और इसी को हम कहते थे दयारकी, और यही कहलाने लगा दयारकी। यानी आपने कानून बनाने की पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दो अलग अलग बॉडीज़ में, तो ये कहलाने लगा दयारकी। और इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी यूनियन में, उसको किससे रिप्लेस कर दिया, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। यानी कि जो वाइसरॉय था, ठीक है, तो वाइसरॉय के अंडर में हमने देखा एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की जगह आपके आगे आ गया दो नई बॉडीज़ आ गई, एक तो आ गया अपर हाउस और एक आ गया आपका लोअर हाउस, ठीक है। लोअर हाउस आज के टाइम में लोकसभा कहलाता है, अपर हाउस को हम क्या कहते हैं, राज्यसभा। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की जगह क्या आ गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल की जगह आ गया आपका अपर हाउस और लोअर हाउस। तो ये भी याद रखेंगे। तो और जब कानून बनाने के लिए दो हाउस हों तो उसे क्या कहते हैं, बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। क्या कहेंगे, बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहेंगे। तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या बन गई, बाई कैमरल बन गई, और प्रोविंसेस में दयारकी आ गई। ये दो इस तरह की चीज़ें बस ऐसे याद रखना है, दो पॉइंट ऐसे याद रखेंगे। प्रोविंसेस में दयारकी आ गई, दयारकी का मतलब रख के बस छोड़ देना है। प्रोविंसेस में दयारकी आ गई, और इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसी हो गई, बाई कैमरल हो गई। तो बस ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। अब देखिए शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनते हैं। अब आप इतना सारा मैटर देख रहे हैं, इतना सारा मैटर, आपको ये कुछ नहीं शॉर्ट नोट्स में लिखना है, आपको सिर्फ ये दो चीज़ें लिखनी है, आपका पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 तैयार हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और की गई थी कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है वो और एक्सटेंड कर दिया गया था। यानी अब ये सिख्स को भी मिल रहा था, इंडियन क्रिश्चियंस को भी मिल रहा था, एंग्लो इंडियंस को भी मिल रहा था, और यूरोपियंस को भी मिल रहा था। यानी यहाँ से वो पूरा अब इंडिया डिवाइड करने का पूरा टेक्निक स्टार्ट कर चुके हैं। इसके बाद एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारे जो आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसका बिगेस्ट सोर्स यही है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बिगेस्ट सोर्स क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें क्या हो रहा है, ये बात करता है, एक ऑल इंडिया फेडरेशन की बात करी थी इसने, जिसमें प्रोविंसेस भी आएंगे और प्रिंसली स्टेट्स भी आएंगे। बट ये चीज़ चली नहीं थी, ये चीज़ काम नहीं की गई थी। मेन हम इसको किसके लिए याद रखते हैं, मेन याद रखते हैं कि इस एक्ट में दयारकी एबॉलिश कर दी गई थी।
यानी जो दयारकी उन्होंने शुरू करी थी 1919 वाले एक्ट से, अब वो चीज़ उन्हें पसंद नहीं आई, उस दयारकी को क्या करेंगे, ये अबॉलिश कर देंगे। तो ये सारे कुछ इम्पोर्टेंट लॉज पास हुए थे। अब इसके बाद जो पार्ट हमारा स्टार्ट होता है, मेन हमारी अब हिस्ट्री स्टार्ट होगी। अभी तक हम ऊपर ऊपर की चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि जैसे 1857 के बाद अभी जो हमने बात करें कि ब्रिटेन के लॉज, कौन कौन से ब्रिटेन ने लॉज पास किए, उनकी थोड़ी बात करी थी। अब हम जो बात करेंगे कि एक्चुअल में एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं, किस सीरीज़ में एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो देखिए 1857 में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया था, और तूफ़ान के बाद जैसे एक शांति सी छा जाती, वही चीज़ इंडिया में हुई थी। 1857 के बाद जब ब्रिटेन रिवोल्ट हो चुका था, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी हटा के ब्रिटेन ने डायरेक्ट पावर कंट्रोल में ले ली थी। अब इंडिया में कोई बहुत ज़्यादा इस टाइम रिवोल्ट नहीं हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा इनके अगेंस्ट बात नहीं कर रहे हैं। अब लोग एक तरीके से थक चुके हैं, तो अभी काफ़ी टाइम तक शांति चलेगी। तो इसी बीच कुछ छुटपुट हरकतें होंगी, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगी, बट वो जो ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगी उनके जो लीडर्स होंगे वो ये समझ जाएंगे कि ब्रिटेन बहुत पावरफुल है, हम एक झटके में इनको नहीं भगा सकते, तो हमें धीरे धीरे करके काम शुरू करना होगा। तो पहले वो ये कहते हैं कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, हमें चाहिए डोमिनियन स्टेटस। यानी कि 1857 के बाद जो सबसे पहली डिमांड चलती, वो चलती डोमिनियन स्टेटस की। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि वो ब्रिटेन से कहेंगे कि आप हमारे राजा हो, ये हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमको हमारे तरीके से रहने दो। यानी कि जो हमारा वाइसरॉय हो वो एक इंडियन होना चाहिए, यानी कि हमारे जो लोकल के जो लीडर्स हों वो हमारे खुद के होने चाहिए, बाकी अल्टीमेटली राजा आप ही रहोगे, ऐसा कहते थे। तो ये था डोमिनियन स्टेटस, यानी कि आप राजा रहो हमारे, लेकिन हमें ऑटोनॉमी दे दो, हमारे डे टू डे डिसीजन पे इंटरफेयर मत करो, हमें अपने तरीके से जीने दो आज़ादी के साथ। तो ये डोमिनियन स्टेटस की डिमांड करेंगे। तो जो लीडर्स ये डोमिनियन स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं मॉडरेट लीडर्स। इसमें आपके बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जैसे आपके दादा भाई नेहरू जी, ठीक है, जी के गोखले, फिरोज शाह मेहता। तो ये कुछ नाम हैं जो आपके मॉडरेट लीडर्स की कैटेगरी में आते हैं। जी के गोखले जो थे, उन गांधी जी उनको अपना गुरु मानते थे, ठीक है, जी के गोखले को। इवन जिन्ना भी जी के गोखले को अपना गुरु मानते थे। और एक दादा भाई नेहरू जी हैं। दादा भाई नेहरू जी के बारे में याद रखिएगा कि इंडिया में जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है, इंडिया में ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में किसने बताया था सबसे पहले? दादा भाई नेहरू जी ने। यानी ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने किताब लिखी थी और बताया था कि ब्रिटेन ने हमें इकोनॉमिकली बहुत एक्सप्लॉइट किया है, हमारा बहुत ज़्यादा पैसा ये खा चुके हैं। तो ये कौन थे? ये दादा भाई नेहरू जी थे बताने वाले। तो अभी मॉडरेट डिमांड चलेगी, और सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट इवेंट आएगा वो आएगा जब 1885 में कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट होगी। तो सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम की एक पार्टी बनती है 1885 में। अब देखिए ये इसमें सवाल कैसे बनेंगे। पहला सवाल बनेगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी? 1885। फाउंडर A.O. ह्यूम, ठीक है। इसका पहला सेशन कहाँ हुआ? फर्स्ट सेशन हुआ बॉम्बे में। कौन प्रेसिडेंट थे पहले? W.C. बनर्जी। फाउंडर A.O. ह्यूम थे, और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट इसके W.C. बनर्जी थे। और इसका पहला सेशन कहाँ हुआ था? पहला सेशन बॉम्बे हुआ था। कितने लोगों ने अटेंड किया था? 72 डेलीगेट्स थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपने आप में एक एक स्टेटमेंट है कि एक एक क्वेश्चन बनता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्म हुई 1885, इसके फाउंडर A.O. ह्यूम, फर्स्ट सेशन बॉम्बे में हुआ। प्रेसिडेंट कौन थे? W.C. बनर्जी थे। कितने डेलीगेट्स ने अटेंड किया? 72। और मॉडरेट लीडर्स कौन कौन थे इस टाइम पे? आपका दादा भाई नेहरू जी। ये नाम याद रखिएगा कि मॉडरेट लीडर्स कौन कौन है। दादा भाई नेहरू जी, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। तो ये कुछ हमारे मॉडरेट लीडर्स थे जिन्होंने किसके साथ जिन्होंने एक कह सकते हैं पार्टी बनाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू सबसे पहले किसकी डिमांड करेंगे? सबसे पहले ये डिमांड करेंगे डोमिनियन स्टेटस की। सबसे पहले ये डिमांड करेंगे कि हमें चाहिए डोमिनियन स्टेटस। देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता।
फिर 1885 के बाद कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं होगा, तो सबसे पहले हमने देख लिया इंडियन नेशनल कांग्रेस बना 1885 में। फिर 1905 में एक अगला इंपॉर्टेंट इवेंट होता है पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये पार्टीशन अब इंडिया में कम्युनलिज्म को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। तो सबसे पहला सवाल इससे यही बनेगा कि पार्टीशन जब हुआ था तो उस टाइम वाइसरॉय कौन था? तो वाइसरॉय था लॉर्ड कर्जन। सब कौन इस काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल था लॉर्ड कर्जन। तो ये क्या करेगा, बंगाल में से ईस्ट बंगाल और आसाम को क्या करेगा, अलग कर देगा। बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ से हम थोड़ा समझेंगे कि ये वेस्ट बंगाल वाला सीन क्या है, ये वेस्ट बंगाल किसे कहते हैं। एक्चुअली अगर आप इंडिया को देखें तो इस टाइम ये कुछ इस तरह से हमारा भारत है, और ये वाला पोर्शन कौन सा है, ये बांग्लादेश वाला पोर्शन है, और ये पोर्शन कौन सा है, ये आज का वेस्ट बंगाल का पोर्शन है। तो पहले ये जो पूरा पोर्शन था, ये पूरा पोर्शन बंगाल होता था, ये इंडिया का ही पोर्शन था, पहले पूरा पोर्शन बंगाल होता था। बट 1905 में यहाँ पर एक बाउंड्री खींची जाएगी, और वो बाउंड्री क्या क्रिएट कर देगी, एक ईस्ट साइड में ईस्ट बंगाल क्रिएट कर देगी, यहाँ पे वेस्ट बंगाल क्रिएट कर देगी। पर्पज़ क्या था? पर्पज़ ये था, इंडिया के लोगों में यूनिटी बहुत थी, बट उन्होंने नोटिस करा ईस्ट साइड में मुस्लिम्स ज़्यादा हैं, वेस्ट साइड में हिंदूज़ ज़्यादा हैं, तो उन्होंने कहा इनको डिवाइड कर देंगे तो ये आपस में इनकी जो यूनिटी है उस पर असर पड़ेगा। रीज़न सिंपली दिया था कि एडमिनिस्ट्रेशन करने में दिक्कत हो रही है, बट इंटेंशन उनकी यही थी कि कम्युनलिज्म को हम प्रमोट करेंगे, पार्टीशन प्रमोट करेंगे। तो ये बंगाल में डिवीज़न कर देंगे, ईस्ट साइड में जो पोर्शन कहलाएगा वो ईस्ट बंगाल बनेगा, और जो वेस्ट साइड वाला पोर्शन कहलाएगा वो वेस्ट बंगाल बनेगा। और यही ईस्ट बंगाल आगे चल के ईस्ट पाकिस्तान बनेगा, फिर आगे चल के ये इंडिपेंडेंट होके बांग्लादेश बनेगा। तो यहाँ से ये हमारा पोर्शन बन गया वेस्ट बंगाल। तो इसको आज भी हम वेस्ट बंगाल ही कहते हैं। तो ये हमने देख लिया पार्टीशन ऑफ बंगाल कौन करवा रहा है, आपका लॉर्ड कर्जन। अब पार्टीशन रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स चलेंगे, लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करेंगे, बट ब्रिटेन किसी की सुनेगा नहीं। तो मूवमेंट्स में से एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट थी जो पार्टीशन रोकने के लिए की गई थी, स्वदेशी मूवमेंट। लोगों ने सोचा देखो ये ब्रिटेन वाले ऐसे तो हमारी बात नहीं सुनेंगे जब तक इनका कुछ नुकसान नहीं होगा, तो हमने सोचा कि हम बॉयकॉट करेंगे, यानी कि जो भी ब्रिटिशर आइटम्स आ रहे हैं, फॉरेनर आइटम्स आते हैं ब्रिटेन से, जो भी फॉरेन आइटम आ रहा है, इम्पोर्टेड आइटम आ रहा है, उन सबको हम बॉयकॉट करेंगे और सिर्फ इंडियन मेड आइटम खरीदेंगे। तो ये स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1905 में, काफ़ी हद तक ये काफ़ी आगे बढ़ गया था, और इसमें 3 लीडर्स थे। लाल बाल पाल, इन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। लाल मतलब लाला लाजपत राय, और बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक। ये नाम आप ज़रूर लिख लेंगे, इम्पॉर्टेंट नाम है, बाल गंगाधर तिलक। और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तो लाल बाल पाल। और इसके अलावा औरोबिंदो घोष भी थे। तो ये 3 लीडर्स का मेन एक्टिव रोल माना जाता है स्वदेशी मूवमेंट में। अब देखिए स्वदेशी मूवमेंट में अब यहाँ पर एक चीज़ ये और देखने को मिल रही है कि इंडिया में जो एग्रेशन है, जो नए नए लीडर्स आ रहे हैं उनमें एग्रेशन ज़्यादा मिलेगा। जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये ज़्यादा एग्रेसिव थे। जो पहले के लीडर्स थे, दादा भाई नेहरू जी, फिरोज शाह मेहता, ये लोग थोड़े से शांत थे, और ये लोग मॉडरेट्स की कैटेगरी में आते थे। अब जो ये नए लीडर्स आएंगे ये डोमिनियन स्टेटस नहीं मांगेंगे। मॉडरेट्स क्या कहते थे, हमें डोमिनियन स्टेटस दो। अब ये लोग क्या कहेंगे, ये कहेंगे पूर्ण स्वराज, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगेंगे। स्वराज की बात करेंगे, स्वराज मतलब सेल्फ रूल, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात शुरू कर देंगे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये किसकी बात कर देंगे, ये सेल्फ रूल की बात स्टार्ट कर देंगे, स्वराज की बात स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर इन लीडर्स को हम कहेंगे एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे एक्सट्रीमिस्ट। और जो पुराने लीडर्स थे वो थे आपके मॉडरेट्स, यानी वो जो बूढ़े हो चुके हैं वो मॉडरेट्स थे, और अब जो ये यंग लीडर्स आ रहे हैं ये एक्सट्रीमिस्ट हैं। ये इनमें नया जोश है, ये कहेंगे हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो अब यहाँ से आगे चल के आपको एक लड़ाई भी देखने को मिलेगी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच।
क्योंकि मॉडरेट्स कहेंगे कि अभी टाइम नहीं आया है कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगे, एक्सट्रीमिस्ट कहेंगे टाइम तो कभी नहीं आता है, टाइम लाना पड़ता है। तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में यहाँ से लड़ाई होना स्टार्ट हो जाएगी, और अब ये दोनों आपस में थोड़ा सा इनके बीच में स्प्लिट भी हो जाएगा कि दोनों की आपस में बिल्कुल बनेगी नहीं। तो इसमें एक चीज़ और, आईएनसी ने स्वदेशी कॉल कहाँ पर लिया था? सबसे पहले बनारस सेशन हुआ था 1905 में, और वो उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? जीके गोखले। ये थोड़ा सा याद रखेंगे। अब जो कम्युनलिज्म की पॉलिटिक्स स्टार्ट हो चुकी थी, तो उसी के तहत आपका 1906 में एक नई बॉडी बन जाती है बंगाल के पार्टीशन के बाद, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग किसने सेटअप करी थी? आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका एंड नवाब मोहसिन मुल्क। इन 3 लोगों ने मिलकर एक बॉडी सेटअप करी जिसका नाम था मुस्लिम लीग, और इनका काम यही था कि मुस्लिम एज ए कम्युनिटी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट और उनके लिए स्पेशल सेफगार्ड्स की डिमांड करना। तो अब को एक कंट्री जहाँ पर सब इकट्ठे होकर आवाज़ उठा रहे हैं, वहाँ पे अगर एक कम्युनिटी के कुछ लोग एक अलग से आवाज़ उठाएंगे, तो इससे क्या होगा? अब एक कम्युनल डिफरेंसेस बढ़ते जाएंगे। तो इससे क्या होगा? हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स के बीच में एक कम्युनल डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ फिर आपका अगला जो पार्ट आता है स्वराज की डिमांड। जैसा कि हमने कहा, आपके जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो डोमिनियन स्टेटस पर रेडी नहीं थे। उनका सीधा सीधा कहना था कि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए स्वराज। तो अब यहाँ से स्वराज की डिमांड स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले एक्चुअल में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में बिल्कुल नहीं बन रही थी। तो 1906 में ये सोचा गया कि हम अलग हो जाएंगे। इस एक्सट्रीमिस्ट ने सोचा अगर कांग्रेस हमारी डिमांड एक्सेप्ट नहीं करती है स्वराज की, तो हम कांग्रेस छोड़ के दूसरी पार्टी बना लेंगे। तो जो मॉडरेट्स थे उन्होंने सोचा अगर ऐसा कुछ हो जाए कि ये लोग छोड़ के चले आएंगे तो हम वीक पड़ जाएंगे, क्योंकि यही नए नेता हैं, यही हमें छोड़ जाएंगे तो पार्टी में बचेगा कौन। तो इन्होंने ये पार्टी में क्या करा? लीडर बनाया दादा भाई नेहरू को। दादा भाई नेहरू जी उस टाइम बहुत रेस्पेक्टेड थे, लाइक गांधी जी। दादा भाई नेहरू जी की भी बहुत रेस्पेक्ट थी। तो वैसे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में इलेक्शन होने थे 1906 में, तो एक्सट्रीमिस्ट ने पहले तो सोचा कि हम अपना लीडर बैठाएंगे बाल गंगाधर तिलक को, बट मॉडरेट्स ने सोचा बाल गंगाधर तिलक आएंगे तो हमारी नहीं चलेगी। तो उन्होंने दिमाग लगाया और लीडर बना दिया दादा भाई नेहरू जी को। अब दादा भाई नेहरू जी की सब रेस्पेक्ट करते थे, बाल गंगाधर तिलक भी करते थे। तो जब दादा भाई नेहरू जी आए लीडर बन के, तो बाल गंगाधर तिलक ने उनको बिल्कुल अपोज नहीं किया और एक्सेप्ट कर लिया। और दादा भाई नेहरू जी ने भी सोचा कि इन लोगों को साथ रखना है तो इनकी भी बात माननी पड़ेगी। तो वहाँ 1906 में जो आपका कैलकाटा सेशन हो रहा है, तो दादा भाई नेहरू जी की लीडरशिप में उन्होंने स्वराज को एक्सेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया एज द गोल ऑफ इंडियन पीपल। यानी जो डोमिनियन स्टेटस से हमारी डिमांड चेंज होकर अब क्या हो गई है? स्वराज के लिए हो गई है। बट स्टिल डिफरेंसेस एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में रहेंगे, और आगे चल के ये फिर सामने आएंगे जब 1907 में एक लड़ाई हो जाएगी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में। तो स्वदेशी मूवमेंट को लेके एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में लड़ाई हो जाएगी, और वहाँ से एक्सट्रीमिस्ट क्या लेंगे? अब हमें इस पार्टी से काम नहीं बनेगा, हम ये पार्टी छोड़ देंगे। तो वहाँ पर आपके जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो पार्टी छोड़ देंगे, और उसी को कहते हैं आईएनसी स्प्लिट। यानी अब आईएनसी टूट गई है। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 पार्ट में टूट गई, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स। तो एक्सट्रीमिस्ट के लीडर वही लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और मॉडरेट्स के लीडर कौन थे? मॉडरेट्स के आपके लीडर थे जीके गोखले। तो इसके आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी आपको आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? आज हमने जितने भी ब्रिटेन के रूल्स थे, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1909 का मॉले मिंटो रिफॉर्म्स, और 1919 का मॉन्टेक शैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये कानून पढ़े। फिर उसके बाद हमने 1858 में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन देखा, स्वदेशी मूवमेंट देखा। फिर स्वदेशी मूवमेंट के बाद हमने डिमांड फॉर स्वराज देखा। डिमांड फॉर स्वराज के बाद सूरत स्प्लिट की बात करी। ठीक है, 1907 में क्या हो रहा है?
सूरत स्प्लिट हो रहा है। तो ये सारे इवेंट्स थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल हैं, इनको इसी क्रोनोलॉजी में याद रखने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आपको ये सारे पॉइंट्स अपने कॉपी में ऐसे शॉर्ट नोट्स बना के लिखने हैं और कोई भी डाउट हो तो उसे ज़रूर पूछना है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी की कहानी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।